हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदास हिस्ट्री में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में नियोजित शिक्षकों की विशिष्ट शिक्षा आयोजित होने वाली है। विशिष्ट शिक्षक के लिए एक सक्षमता परीक्षा आयोजित होने वाली है। उस सक्षमता परीक्षा के लिए जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि उसका जो पाठ्यक्रम डिसाइड किया गया है वो बीपीएससी टीआरई 1 एंड टीआरई 2 का जो पाठ्यक्रम है उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि विशिष्ट शिक्षक के लिए होगा, उनकी सक्षमता परीक्षा की तैयारी के लिए होगा और ये सभी वर्गों के लिए होगा। ठीक है, ये सभी वर्गों के लिए होगा। ये 1 to 5, ठीक है, 1 to 5 के लिए भी होगा, 6 to 8 के लिए होगा और 9, 10 एंड 11, 12 के लिए भी ये चीज़ें बताई जाएंगी। इसमें इम्पोर्टेंट जीके जीएस के वीडियोस होंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो प्रश्न मैं कराऊंगा ये प्रश्न एससीईआरटी और एनसीईआरटी के बुक से लिए गए हैं। ठीक है, और उन्हीं तथ्यों पर ये आधारित होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इसमें से जो पाषाण काल के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत जो नहीं आता है वो है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि देखिए मैं हर क्वेश्चन को आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब कर दूंगा ताकि उस चैप्टर को यदि आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको उसका बेसिक नॉलेज प्रस्तुत हो जाए। ठीक है, अब जैसे हम लोग बात करते हैं पाषाण, तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर होता है, यानी वैसा काल जिसमें जो पत्थरों का काल था, जो पत्थर का काल था, यानी पाषाण काल। इस काल के लोग जो थे वो आदि मानव थे और पत्थरों के बने हुए औजार बनाते थे। तो पाषाण काल को जो है, यानी कि इसको कह सकते हैं हम लोग पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल, इसके 3 स्तर हैं। ठीक है, इसको 3 कालों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से 3 काल हैं? एक है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के 3 अलग अलग काल हैं। इन तीनों काल में ताम्र पाषाण काल नहीं आता है। ठीक है, तो ताम्र पाषाण काल की बात करें, ये कौन सा काल था? तो इस काल में तांबे के उपयोग होते थे, तांबे के प्रयोग। ठीक है, आगे चलेंगे और भी इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे कि पाषाण काल, पाषाण काल में क्या था? इस समय के जो लोग थे ये आखेटक थे। आखेटक का मतलब शिकारी थे, आखेटक थे या शिकारी थे। ठीक है, और ये लोग क्या थे? खाद्य उपभोग करते थे, मतलब ये लोग जो भी मिलता था कंद फूल वो उसे ये लोग खा करके अपना जीवन यापन करते थे। ठीक, जब पाषाण काल आया, समय के साथ परिवर्तन हुआ, तो पाषाण काल के जो ये लोग थे आदिमानव लोग, इन लोगों ने पशुपालन शुरू किया। ठीक है ना, इन लोगों ने क्या किया? पशुपालन शुरू किया, और साथ ही क्या किया? पशुपालन के साथ साथ ये लोग अभी भी खाद्य उपभोक्ता ही रहे, क्योंकि ये उत्पादन नहीं करना जानते थे। ठीक है, यानी कुछ सुधार आया। वो क्या हुआ? इन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया, लेकिन अभी भी अपने अनाज खुद पैदा नहीं करते थे, बल्कि प्रकृति में जो भी इन्हें प्राप्त होता था उन्हीं फल फूलों को खा करके अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन पूरा पाषाण काल में ये लोग क्या करते थे? ये लोग शिकार करके मछली, भेड़, बकरी, इन सबों का शिकार करते थे और जो प्रकृति से मिलता था उसे खाते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में ये लोगों ने पशु पालना शुरू किया, जिसमें प्रथम पशुपालन किसका किया गया था? कुत्ते को पाला गया था। नव पाषाण काल में क्या हुआ कि इन लोगों ने पशुपालन तो सीख ही लिया था, उसमें और सुधार आया। ठीक है, साथ ही साथ जो खाद्य उपभोग करने वाले थे, अब यहाँ पर ये लोग खाद्य उत्पादक बन गए, यानी अब इन लोगों ने कृषि करना सीख लिया। ठीक है ना, इन्होंने क्या हो गए? ये लोग कृषक बन गए। ठीक है, उसके अलावा बात करें इनके औजारों की, तो पूरा पाषाण काल के जो औजार थे बड़े किस्म के थे, बड़े औजारों का उपयोग होता था, और ये औजार किसके बनते थे? पत्थर के बनते थे। इसमें क्या हुआ? छोटे औजार हुए, औजारों का आकार क्या हुआ? छोटा किया गया, छोटे आकार के औजार। ठीक है,
और यहाँ पर क्या हुआ, इन्हीं औजारों में और इसको क्या कहेंगे, परिष्कृत किया गया है ना, पॉलिशदार औजार मिले, परिष्कृत औजार मिले। ठीक है, तो औजार जो बड़े थे तो थोड़ा पकड़ना मुश्किल था, धीरे धीरे यही औजार जब छोटे हो गए तो ये हाथ में पकड़कर आने लगे, है ना, हाथ आराम से। कुल्हाड़ी मिले, कुल्हाड़ी में लोग लकड़ी का मुट्ठा लगा करके इस्तेमाल कर सकते थे। परिष्कृत औजार हुए ये, और फाइन औजार मिले, है ना, इनसे भेड़ बकरी हो गई, छाल छीलना, उनका खाल उतारना, पौधों को काटना, ये सब पेड़ों को काटने का काम किया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन से बेसिकली आपके बहुत सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराने का काम किया है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो भीमबेटका जो है, पहले ये जान लें कि भीमबेटका क्या है। तो भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में ये भीमबेटका पड़ता है। और ये क्या है, ये एक तरह का गुफा है। भीमबेटका क्या है? गुफा है। भीमबेटका में क्या है? ये गुफा है। ठीक है, यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से जो हमें प्राप्त हुआ है, ये यहाँ से हमें चित्रकारी प्राप्त हुई है। जो चित्रकारी को हम कह सकते हैं शैल चित्रकारी। ठीक है ना, शैल चित्रकारी प्राप्त हुआ है। अब सवाल आता है कि ये कब प्राप्त हुआ? तो ये हमें मिले हैं 1957 से 58 के बीच में। ठीक है, भीमबेटका का नाम हमेशा आएगा, जब भी कभी आएगा बस हमेशा याद रखना है। इससे जुड़े 2-3 फैक्ट्स कि मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका क्या है? ये आवास है, गुफा है। लोग इस समय गुफाओं में रहते थे और अपने गुफा में रह करके ये लोग शैल चित्रकारी करते थे। चित्रकारी में ये लोग उस समय मछली, चक्र, इंसान का चित्र और पशुओं का चित्र, इन सब की चित्रकारी क्या करते थे। ठीक है, लिख देता हूँ चित्रकारी में किसकी किसकी चित्रकारी थी। तो मनुष्य की चित्रकारी थी, पशुओं की चित्रकारी थी, ठीक है, कुछ आकृतियों की चित्रकारी थी। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों की चित्रकारी यहाँ देखने को मिलती है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फिर भीमबेटका से आ गया, फिर वही सवाल। भीमबेटका के शैलाश्रय, है ना, शैलाश्रय का मतलब क्या? शैल का मतलब भी होता है पत्थर। शैल का मतलब भी क्या होता है? पत्थर। आश्रय का मतलब घर, आश्रय का मतलब घर। तो शैलाश्रय, तो भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने आपको बताया किसके लिए प्रसिद्ध है, आप ही बताएं। अभी मैंने बताया कि यहाँ क्या है। अच्छा एक चीज़ और, ये जो है इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, भीमबेटका। चूंकि अभी देखिए इसे क्वेश्चन को कोरिलेट कीजिए। मैंने क्या बोला था पिछले सवाल में कि यहाँ पर लोग गुफाओं में रहते थे। ठीक है, तो जो गुफा में रहते थे तो यहीं पर ये मानव जीवन का जो है प्राचीनतम जो प्रमाण है मानव जीवन का, वहाँ के जो चिन्ह मिले, है ना, जो ड्राइंग मिले, जो चित्रकारी मिली, उसका सबसे बड़ा प्रमाण भीमबेटका में ही मिलता है। ठीक है, तो मानव जीवन का सर्वप्रथम या कहा जाए प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिला, सबसे पहला प्रमाण बोला जाए भारत में, तो वो हो जाएगा भीमबेटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाणकालीन, देखिए फिर आ रहा है पाषाण मतलब पत्थर का बात हो रही है, पाषाणकालीन शिला, शिला का मतलब वो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको, शिला चित्रकारी कहाँ से पाई गई है? ये भी मैंने आपको कराया, शिला चित्रकारी कहाँ से पाई गई है बताइए। शिला चित्रकारी हमें कहाँ से मिली है? भीमबेटका से मिली है। अभी हम लोगों ने पढ़ा भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है ना, कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका जिला रायसेन है, रायसेन है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई है? अगेन इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालक्रम है? यहाँ हमें कालक्रम लगाना है। अभी मैंने सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ही आपको कराया था कि जो मानव गतिविधि जो प्राक ऐतिहासिक होता है, तो प्राक ऐतिहासिक जैसा कि इतिहास का स्टार्टिंग जिसे कहा जाता है वो पाषाण काल से लिया जाता है ना। किस काल से लिया जाता है? पाषाण काल से, जिस काल में आदि मानव रहते थे। तो पहला काल मैंने क्या बताया था? पूरा पाषाण, ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में अभी डील कराया मैंने, पूरा पाषाण काल,
ठीक है। उसके बाद दूसरा काल कौन सा मैंने बताया था, मध्य पाषाण काल बताया था, है ना, अभी बताया मैंने मध्य पाषाण काल। और तीसरा मैंने कौन सा काल बताया अभी, नव पाषाण काल। और तीनों काल की मैंने विशेषता भी बता दी कि इस काल के जो लोग थे शिकारी थे, आकेटक थे, साथ में खाद्य उपभोग करते थे। यहाँ पर क्या हो गया, मध्य पाषाण काल के लोग पशुपालक हो गए, लेकिन अभी भी खाद्य उत्पादक ही रहे, चूंकि ये लोग अभी भी खाना या कृषक खेती करना नहीं सीखे थे। नव पाषाण काल में क्या हो गया, ये लोग पशु पालना भी सीख गए और खेती करना भी सीख गए। और साथ में साथ सबसे पुराने और बड़े किस्म के जो औजार होते थे वो पूर्व पाषाण काल में मिले। मध्य पाषाण काल के जो औजार हुए वो छोटे हो गए। छोटे औजार होने के कारण देखिए एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, उसे माइक्रोलिथ कहा गया। छोटे औजारों को क्या कहा गया, माइक्रोलिथ, ठीक है ना। ये वो मध्य पाषाण काल से, कभी कभी सवाल आएगा माइक्रोलिथ का संबंध है किससे, तो मध्य पाषाण काल से, ठीक है। उसके बाद नव पाषाण काल में क्या हुआ, औजार और परिष्कृत हो गए, दोधारी तलवारें आ गई, है ना, दोधारी ब्लेड आ गई, सॉरी तलवार बोलो ब्लेड आ गई, जिससे तरह तरह के कामों को करना और आसान हो गया। इसमें आप देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये जैसा कि हम लोग को पता होना चाहिए कि पहले सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। ये हमारे भारत की सबसे प्राचीनतम सभ्यता है, भारत की सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुरानी, ठीक है ना, सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। इतना में किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो सबसे पुरानी जो सभ्यता है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त होता था या कहाँ से प्राप्त किए जाते थे, तो यह जो सीप हमें प्राप्त होता था, ये सीप हमें प्राप्त होता था नागेश्वर से। कहाँ से प्राप्त होता था, नागेश्वर से प्राप्त होता था। ये नागेश्वर कहाँ जगह है, किस स्थान पर है, ये भी वर्तमान में भारत के गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। कहाँ से प्राप्त होता था, गुजरात से। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें मिली हैं, यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के समय की मुहड़े मिली हैं, ठीक है ना, मुहड़े मिली हैं, मिट्टी के खिलौने मिले हैं, मिट्टी के खिलौने, ठीक है, आभूषण मिले हैं, ठीक है, बर्तन मिले हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी की सभ्यता का निम्न में से कौन सा स्थल पंजाब, और पंजाब यानी पंजाब कहाँ, भारत के पंजाब में पूछा जा रहा है, कहाँ है, पंजाब में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो उत्तर होगा रोपड़, ठीक है ना। पंजाब में रोपड़ एक जगह है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसकी खोज है 1950 में की गई थी, ठीक है ना। किसने की थी, बीबी लाल ने की थी, बीबी लाल जी ने की थी इसकी खोज, ठीक है। यहाँ यहीं पर वो प्रमाण मिलता है, आप लोगों ने सुना होगा कि एक साक्ष्य मिला था जिसमें मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाया गया था। तो ये जो साक्ष्य है ये यहीं रोपड़ में मिला है, मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला हमें, ये हमें रोपड़ से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता। अच्छा एक बात और, सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता को ही हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। यानी ये दोनों सभ्यता अलग अलग नहीं है। कारण क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि नदियों में जो सबसे पहला स्थल इस सभ्यता का मिला था वो सिंधु नदी के किनारे मिला था, इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। और स्थल में जो सबसे पहला साक्ष्य मिला सिंधु घाटी सभ्यता का वो हड़प्पा नामक स्थल पर मिला, इसीलिए सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता में अधिकांश मानक मुहड़े मिली नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी, जो 2x2 के विमा, है ना, 2x2 यानी इस तरह के आकार का वर्गाकार आकृति का होता था, तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। तो वो कौन सा पत्थर है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो वो जो पत्थर था वो स्टेइटाइट था, ठीक है ना, इस पत्थर को उपयोग किया जाता था। चलिए
और इन पत्थरों का जो मुहड़े मिलती थी, उन मुहड़ों पर कुछ आकृतियाँ बनी होती थीं। उन आकृतियों में जैसे कि जानवरों की आकृति बनी होती थी मुहड़ों पर, ठीक है। कौन कौन से पशु होते थे? तो बाघ होते थे, हिरन होते थे, ठीक है, वृषभ, गैंडा, हिरन, हिरन मैंने बोल दिया आपको, खरगोश, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के होती थी। एक साथ एक बात और मैं बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को अश्व यानी कि घोड़ों का ज्ञान नहीं था। अश्व यानी घोड़े से ये लोग अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे, ठीक है, अपरिचित थे। और हाँ, अपरिचित हैं, ये नोट करके आप लोग लिख सकते हैं। मैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करा रहा हूँ उसके साथ जो मैं डिटेल बता रहा हूँ, इन डिटेल को कॉपी लेकर के नोट करते चलें, क्योंकि आप अभी टाइम 1 महीना बचा है, बहुत लोगों के पास समय कम है, तो इतना समय नहीं कि पूरा एनसीईआरटी और पूरा आप एससीईआरटी पढ़ सकें। तो क्वेश्चन के माध्यम से ही मैं एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो एक्स्ट्रा भी मैं बताता चल रहा हूँ, ठीक है। इतना आप लोग कर लेंगे, आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक फिर प्रश्न आता है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से है। धौलावीरा, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? तो जो धौलावीरा है ये राजस्थान, सॉरी, गुजरात में है, या कहाँ है? गुजरात में है। धौलावीरा के बारे में बता दूं कि ये अकेला एक ऐसा स्थल है जहाँ से क्या कहें, सबसे इम्पोर्टेंट स्थल में इसे माना जाता है। यहाँ 3 दुर्ग मिले हैं, 3 दुर्ग, बाकी जगह 2 ही दुर्ग मिलते थे और यहाँ 3 दुर्ग मिले। और उन सबसे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि यहाँ की जल निकासी व्यवस्था जो थी, जल निकासी व्यवस्था, ये इस चीज़ के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। जल निकासी व्यवस्था या जल व्यवस्था का जो उत्तम प्रबंध था, है ना, या इसको ऐसे कह सकते हैं, जल प्रबंध का उत्तम व्यवस्था, प्रबंध की उत्तम व्यवस्था, ये हमें धौलावीरा से मिलती है ना। उसके प्रमाण हमें गुजरात के धौलावीरा में ही देखने को मिलती है। यहाँ से भी हमें बहुत सारी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, जैसे सोने के आभूषण मिले हैं, ठीक है, सोने के आभूषण मिले हैं, ठीक है। उसके बाद मोती मिले हैं, ठीक है, मोती मिले हैं। जानवरों की मूर्ति मिली है, जिसका मतलब है कि ये लोग जानवरों से परिचित थे, जिसमें घोड़ा नहीं था। जानवरों की मूर्तियाँ मिली हैं, उन्हीं जानवरों की जिन जानवरों को अभी इससे पहले वाले प्रश्नों में मैंने लिखाया, जानवरों की मूर्तियों की मिली हैं। कुछ उपकरण मिले हैं, ठीक है, कुछ उपकरण मिले हैं, कुछ कलश मिले हैं, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को इसमें रखा गया है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसी से रिलेटेड है। मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल है, क्या है? ये एक सवाल है। सबसे पहले ये बात आप समझ लें कि जिस तरह हड़प्पा है उसी तरह मोहनजोदारो भी है। मोहनजोदारो इस वक्त सिंध में, ठीक है ना, सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदारो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और हड़प्पा जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ठीक है, रावी नदी के किनारे। तो मोहनजोदारो, ये एक सवाल ये भी आ सकता है कि विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार हमें प्राप्त हुआ है मोहनजोदारो से। तो एक सवाल तो यहीं आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आता है कि मोहनजोदारो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था, क्या था? तो ये जो था एक आयताकार टैंक था, ठीक है ना। ये क्या था? एक आयताकार टैंक था। ये कुछ इस तरह का एक आकृति बनी हुई थी। एक अभी के समय का मैं बोल सकता हूँ एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल था जो कि धार्मिक क्रियाकलाप के लिए था। दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती थी, ठीक है। मैं इसमें ड्रॉ सेक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिए दोनों तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनती थी। यहाँ पर एक कुआं होता था जिससे इसमें पानी आता था। उसके अलावा जगह जगह पर यहाँ पर इस तरह से चेंजिंग रूम बने हुए थे ताकि जो भी धार्मिक अनुष्ठान हो वहाँ पर सर सामान रख सकते हैं, कपड़े रख सकते हैं, खूंटे टांगे हुए मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदारो का ये जो विशाल स्नानागार है ये कब प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है
1922 में मोहनजोदारो की खोज हुई थी, ठीक है, और हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। ये दोनों याद कर लें, मोहनजोदारो 1922 में, मोहनजोदारो 1922 में और हड़प्पा 1921 में, ये दोनों स्थल हैं, ठीक है। चलिए अब एक बात और, मोहनजोदारो से और क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदारो से ही हमें पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। पशुपतिनाथ यानी कि भगवान शिव की मूर्ति, ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदारो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है। अब सवाल आता है कि हड़प्पा से क्या प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा से भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हड़प्पा से हमें प्राप्त हुई है मातृ देवी की मूर्ति। क्या प्राप्त हुई है? मातृ देवी की मूर्ति। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसे नोट कर लीजिए, इसलिए कि मातृ देवी की मूर्ति, इसमें एक मुहर प्राप्त हुआ है हड़प्पा में, जिसमें एक स्त्री की तस्वीर है, जिसके नाभि से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है, जिसे सर जॉन मार्शल महोदय ने कहा है कि ये मातृ देवी या उर्वरता की देवी की मूर्ति है, ठीक है। तो ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, तो वो हमें हड़प्पा से प्राप्त हुई, और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति या मुहर प्राप्त हुई है वो हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? वो हमें मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। मोहनजोदारो से एक चीज़ और प्राप्त हुई, उसे भी नोट कर लें यहाँ पर ऐड करके, नर्तकी की मूर्ति, ठीक है ना। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वो भी मोहनजोदारो से प्राप्त हुई है। मैं थिंक मैंने आपको काफ़ी कुछ फैक्ट्स इसमें बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा 20-21, ठीक है। तो वो हमें, एक मिनट थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो 1920-21 के समय, है ना, तो ये हमें प्राप्त हुआ है, एक मिनट, हाँ 1920-21 की बात है। तो ये हमें रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर मिला है, ये मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में करा दिया है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदारो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है ना। क्या होता है? मृतकों का टीला, जिसकी खोज कब हुई थी? 1922 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हड़प्पा की खोज कब हुई? 1921 में। पहले हड़प्पा देन मोहनजोदारो। और हड़प्पा से मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें मिली हैं, मोहनजोदारो से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, सब कॉपी पर नोट करते रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये सब। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदारो मैंने बताया, ये पाकिस्तान के सिंध ज़िले में, सिंध के लड़काना ज़िले में स्थित है। सिंध के किस ज़िले में स्थित है? तो लड़काना ज़िला है, ठीक है ना, वहीं है मोहनजोदारो, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप बनाना, धातु की वस्तुएं बनाना, मुहर बनाना, तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों सहित शिल्प उत्पादन के लिए, यानी मूल रूप से ये पूछा जा रहा है जो व्यवसाय या शिल्प उत्पादन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सा हड़प्पा सभ्यता का वो जगह था? तो वो जो इम्पोर्टेंट जगह है वो है चन्हूदारो। चन्हूदारो से ही मनके बनाने के कारखाने हमें प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया? ठीक है, तो निम्न में से सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। किसको खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था 1921 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति। देखिए, एक मैंने आपको बताया नर्तकी की मूर्ति, तो जब नर्तकी की मूर्ति आएगी तो उसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदारो, ठीक है। जब नर्तकी यानी डांसिंग गर्ल की बात आए, नाचती हुई लड़की की मूर्ति मिली हो, ठीक है, नर्तकी की मूर्ति, तो तब तो आपको मोहनजोदारो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या सवाल है? नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति पूछा जा रहा है, पुरुष की मूर्ति जिसे नटराज कहा गया है, ये किस स्थान पर मिला है? ठीक है, तो ये जो है ये हमें हड़प्पा से मिला है। ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें हड़प्पा से मिला है,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो गुजरात में मैंने आपको अभी पढ़ाया कि धौलावीरा गुजरात में पाया गया है। धौलावीरा सबसे इम्पोर्टेंट स्थल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता का हिस्सा नहीं है? तो लोथल जो कि गुजरात में है। लोथल के बारे में बता दूं, ये भोगवा नदी के किनारे है। ठीक है, ये उस समय का सबसे बड़ा बंदरगाह था। सवाल आता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह या भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह था वो लोथल ही था। ठीक है, तो गुजरात में 2-3 स्थल हैं, जैसे कि लोथल गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में है। ठीक है, तो यहाँ सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो हिस्सा है वो कौन सा नहीं है? तो वो है उड़ुक। उड़ुक जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, बाकी अन्य 3 जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के हिस्से हैं। 3 महत्वपूर्ण नगर हैं। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, लोथल, ये तीनों क्या है? महत्वपूर्ण स्थल हैं। कहीं कहीं पर हड़प्पा और मोहनजोदारो को जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। इन दोनों पर सवाल आएगा किनको किनको जुड़वा राजधानी कहा गया है? तो वो हड़प्पा और मोहनजोदारो को कहा गया है जुड़वा राजधानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ठीक है, जलाशय, देखिए जल की बात आ गई। ठीक है, तो जलाशयों की साक्ष्य की बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया था, जल का जहाँ भी आएगा विशेष व्यवस्था वो कहाँ मिलेगा? वो धौलावीरा में मिलेगा। देखिए यहाँ एक नया वर्ड आपको दिखने मिल रहा होगा, कालीबंगा। ये कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। ये कहाँ है? ये राजस्थान में है और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही महत्वपूर्ण नगर है। और कालीबंगा और लोथल दोनों जगह से युगल शवाधान मिला है। युगल इसे मैं काट देता हूँ, शवाधान है ना, मतलब एक साथ शब्द को कम से कम 2 जोड़े में, है ना, मेल फीमेल को लेटाया हुआ शब्द का मिला है वो। ठीक है, यानी कि युगल शवाधान पद्धति कहाँ से मिला है? वो हमें कालीबंगा और लोथल से मिला है। तो ये एक चीज़ हमें कालीबंगा और लोथल से प्राप्त हो गई। और कालीबंगा और लोथल से क्या मिले हैं? अग्नि वेदिका मिली है। अग्नि वेदिका ये हमें लोथल और कालीबंगा से हमें मिली है। और जलाशय का उत्तम प्रबंध कहाँ से मिला है? तो ये इस सवाल के लिए धौलावीरा से मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? ठीक है, तो सुरकोटदा जो है ये किस राज्य में है? ये है गुजरात में। ठीक है ना, सुरकोटदा किस राज्य में है? गुजरात में। तो गुजरात में कितने महत्वपूर्ण स्थल हो गए? लोथल हो गए, धौलावीरा हो गया और सुरकोटदा हो गए, ये गुजरात में है। ठीक है, इसके अलावा गुजरात में एक और जगह है, वो है रंगपुर। तो पहला तो लिख सकते हैं आप, रंगपुर लिख सकते हैं, गुजरात में है। और क्या है? लोथल है, गुजरात में है। और क्या है? धौलावीरा मैंने बताया अभी आप लोगों को, धौलावीरा है। ठीक है, और चौथा कौन सा है? सुरकोटदा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रेम व्हीलर ने। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदारो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? ठीक है, तो सिंधु घाटी स्थल में मोहनजोदारो की खुदाई की बात कर रहा है। ठीक है, तो जब सिंधु घाटी स्थल में मोहनजोदारो खुदाई की बात आता है तो वो R.D. बनर्जी ने किया था। इनका पूरा नाम राखाल दास बनर्जी था। ठीक है, और दयाराम साहनी ने किसकी खोज की थी? इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा की खोज की बात आए तो वहाँ पर उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। ठीक है, कब? 1921 में। लेकिन जब मोहनजोदारो की खोज की बात आए तब हो जाएगा R.D. बनर्जी यानी राखाल दास बनर्जी ने। कब की? 1922 में। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। तो कितनी पुरानी ये सभ्यता है, इसके बारे में बात हो रही है।
तो ये जो सभ्यता है ये आज से 3000 साल ईसा पूर्व पहले की ये सभ्यता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का विकास 5000 BCE से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। ठीक है, तो किसका हुआ? तो वो सिंधु घाटी सभ्यता का हुआ। ठीक है, वो किसका हुआ? सिंधु घाटी की सभ्यता का। तो ये है आज का सेशन, और आज का सेशन यहीं होता है समाप्त। तो आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आप लोगों के लिए आ गया है बिंदास हिस्ट्री। तो आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये एक ट्रेलर है, क्योंकि इसका एक पेड बैच भी चल रहा है। आप लोगों को लगेगा मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ कंटिन्यू क्लासेस हैं, नोट्स हैं, और हर सब्जेक्ट के वीडियो। ये मैंने आपको सिर्फ इतिहास का कराया है, क्योंकि आपके एग्जाम में सिर्फ इतिहास से नहीं पूछा जाएगा, वहाँ हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो इसी तरह से हर प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया हुआ ऐप पर, है ना। तो वहाँ पर आप जा सकते हैं, प्ले स्टोर पर जाएं, वहाँ पर बिंदास हिस्ट्री टाइप करें। ठीक है, बिंदास हिस्ट्री जब आप टाइप करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसा गोल सा लोगो आ जाएगा जिस पर बिंदास हिस्ट्री लिखा होगा, येलो रंग की होगी। उसे इंस्टॉल करें, वहाँ पर एक टैब खुलेगा जिसमें सक्षमता परीक्षा लिखा होगा। तो वो कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। वहाँ आपको हर प्रकार की जानकारी दी जाएगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कराई जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कराया जाएगा। अगर आपने NCERT या SCERT नहीं भी पढ़ी है तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस को वहाँ सॉल्व कराया जा रहा है, ताकि बुक नहीं भी पढ़ी हो तो आपका बेस तैयार हो जाए। एक तरह से आप बुक भी पढ़ लो और आपको सवाल सॉल्व समझ में भी आ जाए कि किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है, कितने तरीक़ों से सवाल को पूछा जा सकता है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह मैं कोशिश करूँगा वक्त निकाल कर, क्योंकि मेरे बहुत सारी क्लासेस ऐप पर होती हैं तो वक्त नहीं मिल पाता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यूट्यूब पर भी मैं कुछ फ्री क्लासेस दे पाऊँ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।